हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th एचबीएससी का अकाउंटेंसी का पीवाईक्यू करवाऊंगा। ठीक है, जिसके अंदर मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके 2026 से रिलेटेड है। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पीवाईक्यू में हैं वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं, उनकी सीरीज बनाई है एक। ठीक है, आज की पहली क्लास है तो पहले क्लास को सही से समझिए और जितने भी ये क्वेश्चंस हैं आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। गारंटेड ये क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे जरूर आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म 2022-23 वाज 17 लाख। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में, जो भी दे रखा हो उसे पहले लिख लो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है कितना, 17 लाख रुपए का। इट्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम वर्थ 1.5 लाख। नॉन ऑपरेटिंग इनकम 1.5 लाख रुपए दे रखी है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3,75,000। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3,75,000। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म। फर्म के द्वारा जो नेट प्रॉफिट अर्न किया गया उसको बताओ। तो देखो, इसको बताने के लिए आपको समझना होगा थोड़ी सी चीज को कि जब हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं ना, तो उसके अंदर आपके पास 3 प्रकार के प्रॉफिट होते हैं नॉर्मली, बट बच्चे को समझ में आता है सिर्फ 2 प्रकार के। बच्चा क्या समझता है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। बट एक और प्रॉफिट होता है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। होता क्या है, देखो, सबसे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उससे आपके पास निकल के आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसे आगे ट्रांसफर करते हैं, फिर उसमें ऐड होता है बाय ऑपरेटिंग इनकम्स। क्या ऐड होती है, ऑपरेटिंग इनकम, और लेस होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इस चीज को ध्यान से समझ लेना। ऑपरेटिंग इनकम ऐड करते हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या करते हैं, लेस करते हैं। तब जाके आपके पास जो प्रॉफिट आता है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफर होता है बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इसमें हम जोड़ते हैं फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, सॉरी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जोड़ते हैं इसमें। होती क्या है नॉन ऑपरेटिंग, हमारे बिजनेस में ना 2 प्रकार की इनकम्स होती हैं, एक बिजनेस की इनकम और एक अदर इनकम। जैसे कि बिजनेस की इनकम, मान चलो आपका एक बिजनेस है फोन बेचने का या कार बेचने का, तो कार बेचने का जो बिजनेस है, कार से जो इनकम अर्न हो रही है तो वो तो हो जाएगी आपकी ऑपरेटिंग इनकम। बट अगर आप किसी और तरीके से भी इनकम अर्न कर रहे हैं, जैसे कि अगर मान चलो आपके पास डिविडेंड आ रहा है, डिविडेंड मतलब शेयर्स आपने कहीं से खरीदे हैं और फिर आपको पैसे मिल रहे हैं, तो वो आपकी इनकम है। बट इनकम है तो कैसी इनकम है, वो शेयर्स खरीदना आपका कार का बिजनेस तो नहीं है, तो कार का बिजनेस नहीं है तो वो है आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग होती है उसे ऊपर लिखते हैं और नॉन ऑपरेटिंग होती है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, और उसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आपके पास निकल के आता है यहां पर नेट प्रॉफिट। ये आता है आपका नेट प्रॉफिट। तो यहां पर नेट प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है आपके पास क्या बन के आ रहा है, देखो ध्यान से समझना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप ऐड कर रहे हो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला, ध्यान से समझना। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख रहा हूं, इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐड होगा क्या, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या ऐड हो रहा है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, और उसमें से माइनस क्या हो रहा है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इस चीज को ध्यान से रखना। ठीक है, तो इस तरीके से अब निकल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट निकालना है ना,
नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना दे रखा है 17 लाख रुपए, तो ये लिख दो 17 लाख रुपए प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी दे रखी है 1.5 लाख रुपए माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने 3,75,000 रुपए। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लो अब आप। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं हम, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 17 लाख में प्लस हो जाएगा 1.5 लाख और माइनस हो जाएगा आपके पास 3,75,000, तो ये आ जाएगा 14,75,000। 14,75,000 आपके क्या हो जाएंगे नेट प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस फॉर्मूले को जरूर आप कहीं पर लिख लें क्योंकि ये आपको काम आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस कैलकुलेट द अमाउंट। पहला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS निकालना है आपको। दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट दो चीज़ें निकालनी है इसमें। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलता कैसे है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। परचेज में हम नेट परचेज लेते हैं, यानी कि परचेज में से माइनस कर देते हैं रिटर्न को। ठीक है, और फिर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि वेजेस, कैरेज, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। ठीक है, और फिर माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक ये लिया जाएगा, क्रेडिट परचेज, कैश परचेज दोनों ली जाएंगी, चाहे क्रेडिट की परचेज हो चाहे कैश की परचेज हो, उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों ली जाती है। ठीक है, क्रेडिट सेल यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, कैश सेल नहीं लिया जाएगा, वेजेस लिया जाएगा, सैलरी नहीं लिया जाएगा क्योंकि सैलरी कहाँ का है P&L अकाउंट का हिस्सा होता है। हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो लेने होते हैं जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक लिया जाएगा और फिर दे रखा है आपको सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न नहीं, परचेज रिटर्न लिया जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या क्या है क्वेश्चन में। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितने का है क्वेश्चन में 25,000 का। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर ले देते हैं 25,000 प्लस परचेज है आपके पास दोनों प्रकार की 7.5 लाख और 3 लाख, टोटल हो जाएगी 10,50,000, तो 10,50,000। ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में क्या है आपके पास वेजेस जो कि 1 लाख की है, 1 लाख की वेजेस है। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितने का है, अच्छा परचेज रिटर्न भी था 10,000 का, 10,000 का रिटर्न भी था, 10,000 इसमें से माइनस कर देंगे, यहाँ से माइनस होगा पहले। ठीक है, 10,000 को माइनस कर दो, 1 लाख वेजेस के प्लस कर दो। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक कितने का है आपके पास 30,000 का, क्लोजिंग स्टॉक 30,000 का। समझ में आ रहा होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ इसमें टफ नहीं है। ठीक है, अब इसको ऐड लेस कर दो आप। 25,000 में 10,50,000 प्लस होंगे, 10,000 माइनस हो जाएंगे और 1 लाख प्लस हो जाएगा, फिर 30,000 माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 11,35,000। ठीक है, तो 11,35,000 आपके लिए क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब दूसरा क्या कह रहा था कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि आपने सेल जो करी है उसमें से आपकी जो लागत है, आपने जो खर्चा किया है वो माइनस कर दो। माने चलो आपने सामान बनाया 10 रुपए का, आपने बेच दिया 12 रुपए का, तो प्रॉफिट कितने का हो गया आपके पास। सिंपल सी बात है कि सेल में से लागत को माइनस कर देंगे। लागत का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इसका मतलब क्या है नेट सेल में से माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। नेट सेल का मतलब है सेल जितनी भी है वो लो और माइनस कर दो उसमें से सेल्स रिटर्न। तो सेल्स कितनी है आपके पास, देखो ये दोनों सेल्स हैं। ठीक है, कितने की 12 लाख और 4 लाख की, क्रेडिट की और कैश की दोनों लेनी होती है, तो ये हो गया 16 लाख। ठीक है, तो सेल की जगह पर आ जाएगा आपके पास 16 लाख
उसमें से रिटर्न क्या कर दो, माइनस कर दो। सेल्स रिटर्न कितने का था आपके पास, 50,000 का, 50,000 माइनस कर देंगे और माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो कि है 11,35,000 का। इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो 16 लाख में से माइनस 50,000 और माइनस 11,35,000, 4,15,000 आपके पास आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट आ जाएगा। बात समझ रही है? सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस आप फॉर्मूले याद रखें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का और ग्रॉस प्रॉफिट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास सब्सिडरी बुक्स का। तो देखो सब्सिडरी बुक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसे कैसे करते हैं, ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिपेयर अ सेल्स बुक बनानी है आपको फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन मोहित फर्नीचर हाउस। व्यक्ति का काम किस चीज़ का है, फर्नीचर का है। तो ध्यान रखना फर्नीचर का काम है, तो ये जो सेल कर सकता है, ठीक है, ये सेल कर रहा है, आप क्या फर्नीचर ही सेल करेगा, सिंपल सी बात है। फर्नीचर का काम है तो फर्नीचर ही सेल करेगा, सिंपल सी बात है ना। तो अगर कोई दूसरी चीज़ सेल कर रहा है तो वो सेल्स बुक में नहीं आएगी, ये समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। मान चलो क्वेश्चन में आ गया कि भाई कंप्यूटर सेल कर रहा है, तो कंप्यूटर कहाँ से करेगा, जब वो फर्नीचर का काम करता है तो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो पर्सनल कंप्यूटर होगा उसको सोल्ड कर रहा होगा, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं आएगी। सेल्स का मतलब है, सेल बुक्स का मतलब है सिर्फ और सिर्फ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आएगी, और वो भी किस में, क्रेडिट में। ध्यान रखना क्रेडिट में आएगी। बच्चा भूल जाता है कि सेल्स बुक बनाते समय क्रेडिट में आता है, परचेज कैश में आता है। कैश वाली चीज़ें कैश बुक में आती हैं और परचेज क्रेडिट वाली चीज़ें वो इधर आ जाती हैं, ठीक है ना, सेल्स बुक में। तो इसमें क्या है, CGST लग रहा है 6% का, SGST लग रहा है 6% का, तो IGST कितना हो जाएगा आपके पास, 12% का। ठीक है, IGST कब लगता है, जब वो स्टेट के बाहर जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, मोहित फर्नीचर हाउस है, कहाँ का है, लुधियाना। लुधियाना हम जानते हैं कहाँ पर है, पंजाब में। अब पंजाब में है तो इसका मतलब क्या है कि पंजाब के दायरे में जितना भी ट्रांजेक्शन करेगा वो तो CGST SGST लग जाएगी, और पंजाब से बाहर चला जाएगा तो वहां पर लग जाएगा आपका IGST। ठीक है, अब क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन यहाँ पर आएगी और कौन सी नहीं आएगी। पहला कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू अमन फर्नीचर हाउस। फर्नीचर हाउस को ही कर रहा है, ठीक है, पटियाला का है, पटियाला मतलब पंजाब में ही है, तो इसमें ऑन ऑन क्रेडिट भी लिखा है, ठीक है। तो पंजाब के अंदर है तो इस पे तो लगेगा CGST प्लस SGST, ठीक है, और ये ट्रांजेक्शन आएगी। ठीक है, अगली सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर। अमृतसर भी पंजाब में है तो इसका मतलब CGST प्लस SGST लगेगा। ठीक है, और विशाल फर्नीचर हाउस को कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि ये फर्नीचर का ही काम करता होगा। ठीक है, नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली आ गया तो इसमें क्या लग जाएगा आपका, IGST लग जाएगा 12% का। ठीक है, और फर्नीचर को ही बिक रहा है तो फर्नीचर का काम था। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू मूनलाइट फर्नीचर हाउस फॉर कैश। कैश बोल दिया ना तो ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये वाली ट्रांजेक्शन छोड़ देनी है और बाकी 3 ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करनी है। अब इसको रिकॉर्ड करते हैं, किस तरीके से करना होता है समझिए। एक फॉर्मेट बनाते हैं, यहां पर लिखते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ, किसको बेच रहे हो आप, कस्टमर को, नेम एंड एड्रेस ऑफ कस्टमर। अगर यहाँ परचेज बुक बना रहे होते तो उधर लिखते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखते हैं डिटेल, किस तरीके से सेल कर रहे हैं आप, प्लस यहाँ पर फिर टोटल अमाउंट लिख देंगे, इसमें CGST फिर SGST, ठीक है, IGST और यहाँ टोटल। देखो टोटल और अमाउंट में कंफ्यूज मत हो जाना। अमाउंट का मतलब यहाँ पर होता है सेल से, कि सेल कितने की करी है। सेल मतलब विदाउट CGST और SGST वाला अमाउंट यहाँ पर लिखा जाता है। बस समझ रही है। अब देखो पहली ट्रांजेक्शन क्या थी, देखो पहली ट्रांजेक्शन है
पहली ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू अमन फर्नीचर हाउस पटियाला, तो इसका नाम लिखा जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अमन फर्नीचर हाउस और पटियाला, इस तरीके से पूरा लिखा जाता है, ठीक है। अब पटियाला कहाँ है, पंजाब में है, तो इसका मतलब इसमें CGST SGST लगेगा, ये ध्यान रखना। तो क्या क्या परचेज, क्या क्या सोल्ड कर रहा है इसमें, 150 चेयर 1800 रुपये की एक। अब कैसे लिखेंगे देखो, 150 चेयर @1800, ठीक है। टोटल कर लेंगे 1800 मल्टीप्लाई बाय 150, 2,70,000, ठीक है। फिर CGST SGST लास्ट में लगाएंगे, ठीक है ना। 36 टेबल हैं, 5,000 के एक है, 36 टेबल @5,000, ठीक है। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 36, 1,80,000, ठीक है। और फिर कह रहा था कि डिस्काउंट लग रहा है कितने परसेंट का, 20% का, तो डिस्काउंट लगा दो इसमें, ठीक है। इसको पहले टोटल कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 4,50,000। फिर इस पर डिस्काउंट लगेगा। देखो डिस्काउंट चाहे कैसा भी हो, डिस्काउंट हो, कैश हो, ट्रेड हो, दोनों ही क्या होते हैं, माइनस होते हैं। इसलिए कंफ्यूज मत होना कि ट्रेड इसमें आता है या नहीं आता और कैश आता है या नहीं आता, ठीक है, दोनों आएंगे। तो इसका 20% लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 90,000 रुपये। तो ये हो गया 36,000, सॉरी 3,60,000 का, ठीक है। तो 3,60,000 की चीज़ है। फिर इस पर लगेगा CGST SGST, प्लस करेंगे कौन सा टैक्स लगता है, आउटपुट, सेल करते समय आउटपुट, ठीक है। आउटपुट CGST प्लस आउटपुट SGST, ठीक है। कितने कितने परसेंट था, 6%। तो 6% इसका लगा दो, 36,000 का, सॉरी 3,60,000 का 6%, 21,600, 21,600। टोटल कितना आ गया आपके पास, 3,60,000 प्लस 21,600 प्लस 21,600, 4,32,000, ठीक है। इस तरीके से ही ट्रांजेक्शन होगी। अब देखो यहाँ पर आपने क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था सेल। सेल में क्या लिखोगे, सेल आपने कितने की करी है, सेल ये है, ठीक है। सेल करिए 3,60,000 की, तो यहाँ लिखोगे 3,60,000, ठीक है। CGST कितने का लगाया आपने, 2160 का, 21,600 का, और ये भी 21,600 का। IGST यहाँ पर नहीं लगा, तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास, यही अमाउंट है, 4,32,000, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है, बस समझ रही है। अगली ट्रांजेक्शन, अगली ट्रांजेक्शन, इसको लाइन खींच दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन किसको सोल्ड करिए आपने, विशाल फर्नीचर हाउस, ठीक है। विशाल फर्नीचर हाउस को आपने सोल्ड करिए, और व्यक्ति कहाँ का है, अमृतसर का ही है, ठीक है। 10 अलमारी 11,000 रुपये की एक। पहले लिख लेते हैं नाम, विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर, ठीक है। क्या करा है आपने, 10 अलमीरा 11,000 की एक, 10 अलमीरा 11,000 की एक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1,10,000, ठीक है। डिटेल में लिख देना 1,10,000। फिर क्या परचेज करा है आपने, 5 सोफा सेट 18,000 के, 5 सोफा सेट 18,000 के, 5 सोफा 18,000 के, ठीक है। तो ये कितना का हो जाएगा, 90,000 का, ठीक है। फिर आपने ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया 15% का, तो ट्रेड डिस्काउंट लगा दो 15% का, तो टोटल कर लो पहले इसे, ये आ जाएगा 2 लाख, ठीक है। और माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट 15% का, तो कितना हो जाएगा, 30,000। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना, बस थोड़ी सी चीज़ें याद रखो। और 5 नंबर का क्वेश्चन ये आता ही आता है, ठीक है ना।
सॉरी आपके तो HBSC में ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर तक का आ सकता है, 8 मार्क्स तक का आ सकता है, ठीक है। अगर ज़्यादा ट्रांजेक्शन होगी तो 8 मार्क्स का आ जाएगा, और कम ट्रांजेक्शन होगी तो ये आपका 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। अगला ये हो गया, फिर इस पे लग जाएगा CGST HGST, ऐड कर दो आउटपुट CGST 6%, ऐड कर दो आउटपुट HGST 6%, 6% लगा दो इस पर, 1,70,000 का 6%, 10,200, 10,200, इस तरीके से ट्रांजेक्शन कंप्लीट। ऐड कर देंगे 1,70,000, 1,90,400, ठीक है। तो आपने सेल कितने की करी है? 1,70 की, 1,70 की सेल है, 10,200 आपका टैक्स लग गया, ठीक है। और टोटल जो सेल हुई है, मतलब टोटल जो पैसे आएंगे वो 1,90,400 के आएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? सिंपल सा कंसेप्ट है। अगला देखते हैं, अगली ट्रांजेक्शन। अगली ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली। प्रकाश फर्नीचर हाउस, ठीक है, नाम लिखते हैं प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली, ठीक है। क्या सोल्ड करा है? 100 चेयर 2,000 रुपए की, और लेस कर दिया है 5% का। 100 चेयर 2,000 रुपए की, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 लाख, ठीक है। और लेस कर देंगे सीधा सीधा डिस्काउंट 5%, 10,000, तो कितने का हो गया ये? 1,90,000 का। और फिर इस पर टैक्स लग जाएगा, आउटपुट CGST 6%, सॉरी इस पर CGST नहीं लगेगा, ये न्यू दिल्ली से है तो इस पर लग जाएगा IGST, आउटपुट IGST सीधा सीधा 12% का, ठीक है। इसका 12% लगा देंगे, 1,90,000 का 12%, तो ये हो गया 22,800। टोटल कर देंगे 2,12,800, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 1,90,000 की सेल हुई है, CGST GST कुछ नहीं लगा, 22,800 का टैक्स लग जाएगा, टोटल हो जाएगा 2,12,800, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कंसेप्ट कर सकते हैं जिसमें आप सब्सिडरी बुक्स में सेल्स बुक बना रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा कोई टफ कंसेप्ट नहीं है, और 5 नंबर 8 नंबर के हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप करके जाएंगे, ये आता जरूर है, ये गारंटेड है कि ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चाहे वो परचेज बुक से हो या चाहे सेल्स बुक से हो, कोई एक बुक तो आएगी, और दोनों बुक में यही करना होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। सेल्स बुक होगा तो सेल्स बुक में तो ये होगा, परचेज बुक होगा तो बस यहाँ नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर लिख देना, बाकी सारा तामझाम ऐसे ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बहुत बढ़िया कंसेप्ट होता है। क्या करना होता है इसमें? इसमें करना होता है कि जो चीज़ गलत होती है ना, उसको पहले समझेंगे आप, ठीक है, और फिर जो करना होगा उसको सही करेंगे, और फिर एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होती है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम ब्रह्मन।
रमन से आपने मशीन परचेज करी है 20,000 रुपए की, वॉज रिकॉर्डेड थ्रू द परचेज बुक, और गलती से उसे किस में रिकॉर्ड कर दिया, परचेज बुक में। गलती है या नहीं है, समझ में आई आपको? गलती इसमें है। क्या गलती है कि जब भी आप रमन या किसी व्यक्ति से मशीन परचेज करते हैं तो एंट्री होती है, इसमें करेक्ट एंट्री होती है। देखो सबसे पहले बच्चों को समझना पड़ेगा कि इसमें गलती हुई भी है या नहीं हुई है। तो एंट्री इसकी होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमन, ये इसकी करेक्ट एंट्री है। ठीक है, कितने रुपए से, 20,000 रुपए से। बट इसमें गलती क्या हुई है, गलती बता सकते हो आप? इसमें रॉन्ग एंट्री ये हुई है कि उसने रिकॉर्ड कर दिया किसमें, परचेज बुक में, परचेज लिख दिया, यहाँ पर मशीन की जगह क्या लिख दिया, परचेज लिख दिया। तो इसने एंट्री कर दी है परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन, ये लिख दिया। अब बताओ परचेज लिखने से ये एंट्री गलत हो गई या नहीं हुई? कई बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि भाई परचेज तो सही लिख दिया इसने, परचेज ही तो करा है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि परचेज अकाउंट इफेक्ट तब होता है जब आप गुड्स परचेज करते हो। क्या परचेज करते हो, गुड्स परचेज करते हो। बट अभी आपने क्या परचेज करी है, फिक्स एसेट्स परचेज करी है। तो करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी, ना कि वो। गलत क्या करा है इसने, इसने गलत ये कर दिया। देखो रमन तो ठीक है, रमन को कोई इफेक्ट नहीं करना, वो क्रेडिट करना था, क्रेडिट ही हुआ है। इसमें क्या है कि मशीनरी को डेबिट करना था बट उसने परचेज को डेबिट कर दिया। अब जिसको गलत कर दिया है, जैसे कि परचेज को गलत करा है, तो जो करा है उसको उल्टा कर दो, यानी कि डेबिट करा है तो क्रेडिट कर दो। तो इसका मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी कि परचेज तो क्रेडिट होगा और मशीनरी क्या हो जाएगी, डेबिट, क्योंकि मशीनरी को उसने डेबिट नहीं करा। तो नहीं करा तो उसको डेबिट करो, और जिसको डेबिट कर दिया गलती से उसको क्रेडिट कर दो, सिंपल। ठीक है, कितने रुपए से, 20,000 से। तो ये हो गई आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। पेपर में आपको ये वाली एंट्री करनी होती है, ये आप रफली समझ सकते हो। ठीक है, ये हो गया पहला। ठीक है, इसको नोट कर लेना सही से। दूसरा है रिपेयर ऑन मशीनरी, मशीनरी को रिपेयर करवाया आपने, एक रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, 1400 रुपए की, वाज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। देखो गलती क्या करी है, पहले तो करेक्ट क्या होना चाहिए था, करेक्ट ये होना चाहिए था कि भाई रिपेयर का खर्चा, तो रिपेयर तो डेबिट होती है, तो लिखा जाता है रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा गया है। ठीक है, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से, 1400 रुपए से। बट उसने क्या कर दिया, उसने गलती से मशीनरी अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो इसका मतलब उसने एंट्री क्या कर दी, रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, रॉन्ग एंट्री कर दी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होना था। मशीन थोड़ी बढ़ रही है, रिपेयर करवाने से आप मशीन को डेबिट थोड़ी कर दोगे। मशीन को डेबिट करने का मतलब है मशीन की वैल्यू बढ़ा दी। अगर रिपेयर कराने से मशीन की वैल्यू बढ़ रही है तो फिर तो रिपेयर ही कराते रहेंगे, मशीन की वैल्यू बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसने गलत कराया। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी, रेक्टिफिकेशन क्या होगा इसका, रेक्टिफिकेशन ये होगा कि जिसको गलत कराया उसको क्रेडिट कर देंगे, जैसे कि इसको डेबिट कराया तो इसको क्रेडिट कर देंगे, और जिसको नहीं करा उसको डेबिट कर देंगे, यानी कि रिपेयर को डेबिट कर देंगे, क्योंकि इसको तो डेबिट करना था, उसने नहीं करा तो हम डेबिट कर देंगे। तो और मशीनरी को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बात समझ आ रही है, 1400 रुपए से। तो ये हो जाएगी आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। बात समझ आ रही है, नोट कर लेना इसको। अगली एंट्री देखते हैं, नेक्स्ट थर्ड, गुड्स रिटर्न टू फ्रॉम महेश 1000 वर रिकॉर्डेड थ्रू परचेज रिटर्न बुक। गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, महेश से सामान वापस आया है। तो महेश से सामान जब वापस आएगा तो आप उसको क्या मानोगे, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न? आपने महेश को सामान दिया होगा, उसने वापस कर दिया, तो इसका मतलब सेल करिए आपने, सेल्स रिटर्न आया है। तो ये सेल्स रिटर्न है, क्या है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हुआ है, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न की करेक्ट एंट्री होती है सेल्स रिटर्न डेबिट टू महेश। महेश से आया ना सामान, तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू महेश होगी 1000 रुपए से। ठीक, उसने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया किसमें, रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, ध्यान रखना बड़ा आ रहा है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का मतलब दोनों साइड गलती होती है। ठीक है,
उसने कर दिया परचेज में गलती, तो परचेज में एंट्री कर दी, तो परचेज में एंट्री कर दी तो एंट्री क्या हो जाएगी, उसने कर दिया महेश डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है ना, तो इसने ये एंट्री कर दी कितने रुपए से, 1000 रुपए से। बात समझ आ रही है? इस तरीके से एंट्री उसने पास कर दी। अब हमें सही क्या करनी है, रेक्टिफिकेशन क्या करनी है। देखो रेक्टिफिकेशन यहां पर समझने वाली है। इसमें क्या है कि महेश को डेबिट कर दिया, सबसे पहले तो जिसको करना था उसको करो पहले आप, ठीक है। तो यहां पर मैं जो सेल्स रिटर्न है उसको डेबिट करूंगा, क्योंकि उसे मेरे को डेबिट करना था 1000 रुपए से, ठीक है। अब गलती क्या हुई है कि परचेज को आपने क्रेडिट कर दिया, जबकि करना ही नहीं था। तो परचेज जो क्रेडिट हो रखा है उसको डेबिट कर दो सही करने के लिए, तो ये परचेज रिटर्न भी क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो तो गलत से क्रेडिट हो गया था, गलती से क्रेडिट हो गया था, उसको सही करने के लिए उसको डेबिट कर दीजिए। महेश को क्रेडिट करना था और इधर भी महेश को डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट करना है। तो देखो दो जगह महेश को क्रेडिट करना है, तो इसका मतलब क्या है कि महेश क्रेडिट तो होगा मगर डबल अमाउंट से, महेश क्रेडिट तो होगा मगर डबल अमाउंट से, एक इसके अमाउंट से 1000 रुपए और एक इसके अमाउंट से, यानी कि टोटल अमाउंट 2000 रुपए से महेश क्या होगा, क्रेडिट होगा। और वैसे भी तभी जाकर आंसर भी सही आएगा कि डेबिट में भी 2000 है और क्रेडिट में भी 2000 है। बस समझ रही? तो इस तरीके से आप ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्रियां कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, और चारों के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये चारों क्वेश्चन आप सही से समझ लेना, और इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको करवाऊंगा, 4 के बाद हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिसमें आपको क्या बनाना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, फिर है आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन वाला। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके करवा दूंगा। इस वीडियो में मैं बस आपको 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, चारों क्वेश्चन आप बढ़िया तरीके से समझें, और ये गारंटेड है कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर दिखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक आप इन क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से कर रहा, ठीक है।